हाँ जी, देखिए जरा, जैसे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए? ए इज इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि ए जो है ना, ए वो एक एम्प्टी सेट है। ए जो है वो एक एम्प्टी सेट होता है। तो 5 का मतलब एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब हम क्या बोलेंगे इसको? ए इज इक्वल टू, इधर भी एक ब्रैकेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, ये लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई भी सेट अगर होता है तो उसका मतलब जो उसका जो सबसेट है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि पीए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? पीए यानी कि पावर सेट ऑफ ए। तो इसके अंदर बेटा ए की एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप ये कहेंगे कि आपने ये जो लिखा है एम्प्टी सेट के को ब्रैकेट के अंदर क्यों लिख दिया? क्योंकि ये मैं पावर सेट ऑफ ए लिख रहा हूँ। तो पावर सेट अगर मान लीजिए हम लिखते हैं ना किसी का भी, जैसे मान लो एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, तो इसकी जो सबसेट है वो हम पावर सेट ऑफ ए में सबसेट लिखते हैं। कैसे? पहला सबसेट तो होता है 5, ठीक है, दूसरा सबसेट होगा 1, तीसरा होगा 2, और चौथा होगा 1 2। और इस पूरे को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब अगर इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ए की तो सबसेट बचेगा, पावर सेट एक पावर सेट पे ए की तो सबसेट बचेगा, केवल 5 बचेगा। और इसको लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, तो पावर सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इस वजह से ये पावर सेट क्लियर हो गया। सर मतलब ये P कॉमा A का मतलब है पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर सेट ए के सारे सबसेट हम लिख देंगे। समझ गए? यस सर। इसके अंदर हम सेट ए के सारे सबसेट लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा वो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए, मतलब ये कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? एक ही तो एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए इज 1। बताओ लक्ष्य क्लियर है? लक्ष्य समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब अगला देखते हैं। अगला अगला आपको डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप ये देखिएगा कि जब भी कभी हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, जैसे इंटरवल दे रखा है, इंटरवल हमें दे रखा है ये -3,0, तो सेवंथ का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है -3,0। तो हम ये बोलेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा सकता है? x such that x is greater than -3 and less than 0, कॉमा x belonging to रियल नंबर। ये रियल नंबर में ही होते हैं ये वाले इंटरवल्स। बताइए जी, समझ में आ गया? सर अगर इफ आप लिखते हैं कि बिलोंग्स टू रियल नंबर तो चलेगा? दोबारा बोलो। अगर सर हम ये नहीं लिखते दैट इट बिलोंग्स टू रियल नंबर तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमेशा जो ये इंटरवल लगाया जाता है ये हमेशा रियल नंबर पे लगाया जाता है। तो मेंशन करना बहुत जरूरी है। समझ गए? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताओ। सर यहाँ पे देखा जाए तो ये -3 और 0 के बीच में है, मतलब x हाँ, तो इंटीजर होगा, तो हमने z क्यों नहीं लगाया, r क्यों नहीं इंटीजर लगाया? हो ही नहीं सकता ना। -3 और 0 के बीच में है तो ये क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि -3 और 0 के बीच वाले सारे नंबर लिखे जाएंगे, इंटीजर नहीं। ठीक है, तो ये जो इंटरवल वाला सिस्टम है ना, जो ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल,
सेमी ओपन इंटरवल जो हमने लास्ट टाइम करा था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के लिए ही होता है, ये इंटीजर के लिए नहीं होता। ठीक है, सर मतलब इसमें सिर्फ -2 -1 नहीं आएगा, इसमें जो बीच के जो अपॉन वाले नंबर्स होते हैं हाँ। वो भी होगा। हाँ, -2 और -1 तो देखो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं जितने भी इनफाइनाइट नंबर, वो सारे नंबर भी आएंगे। ठीक है, ओके। चलिए जी, अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, और मुझे लगता है आप लोग अब समझ ही जाएंगे, मुझे सारे पार्ट्स कराने की जरूरत नहीं है। 6,12 विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, लिखो x such that x is greater than equal to 6 and less than equal to 12, where x belongs to real number. बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट छोड़ रहा हूँ, ये कर लेना अपने आप। उसके बाद आप पूछ रहे थे कि आपको 8th वाला बताना है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट की बात अगर करी जाए, तो अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बुक्स, इकोनॉमिक्स का एक राइटर है, कोई दूसरा राइटर है, कोई तीसरा राइटर है, कोई चौथा राइटर है, तो इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं उनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? हम ये कहेंगे कि ऑल इकोनॉमिक्स बुक्स, ये उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इकोनॉमिक्स की जितनी भी किताबें आती होंगी वो सारी की सारी एक यूनिवर्सल सेट यानी कि एक अम्ब्रेला के नीचे लाई करती हैं। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि मैथ्स में एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल खन्ना, ये अलग अलग बुक्स आती हैं। तो इसका कोई एक यूनिवर्सल सेट बताओ, तो आप कहेंगे कि ऑल मैथमेटिक्स बुक्स, ये उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर हम ये बोलें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, और आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो अलग अलग टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं इनका कोई यूनिवर्सल सेट बताओ, तो आप कहेंगे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये दुनिया के हर तरीके के ट्राइंगल, वो सब के सब एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ट्राइंगल्स का यूनिवर्स क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और उसके नीचे ही सारे लाई करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स। समझ गए? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका पूरा यूनिवर्स क्या क्या हो सकता है। बताइए, अगर क्लियर है तो आगे चलें। यस सर। सर तो यूनिवर्सल सेट उस ग्रुप का नाम है। यूनिवर्सल सेट एक पूरा सेट हो गया। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कैट, डॉग, माउस और मंकी, हमने ये बोला, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या हो गया? हम ये कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल मैमल्स, ये सारे मैमल्स हो गए। तो मैमल्स के अंदर जितने भी सारे एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे एनिमल्स आ गए। अब जो सेट ऑफ मैमल्स है वो इनका कैट का, डॉग का, माउस का और आपका मंकी का, इन सबका यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ गए? यस सर। ये होता है यूनिवर्सल सेट। इसकी कोई डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ बेटा बोलो। सर हम सेट ऑफ एवरीथिंग भी, दोबारा बोलो। द सेट ऑफ एवरीथिंग। हाँ, द सेट ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। एवरीथिंग तो नहीं कह सकते, एवरीथिंग, पर्टिकुलरली एवरीथिंग, जो एक क्वेश्चन में कहीं पर दे रखा है तो। समझ गए? जैसे मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि फैन, ट्यूबलाइट और एसी, कूलर, ये सब चीज बोली, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। समझ गए? यस सर। अब वही है यहाँ पर, द व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, और सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बस। ठीक है, यस सर। इसको लिखकर दिखाने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? सर क्वेश्चन 9। हाँ। Given the set A 135D246 is 02468, which of the following sets will be considered as the universal set for all the three sets ABC? बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे ना ये 1 2 3 तीन सेट दे रखे हैं। एक सेट ए Excuse me, sir.
हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी तो लिख सकते थे, सेट ऑफ अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स। उसको ट्रायंगल ही बोलते हैं उनका, वो मतलब ये, और- हाँ कोई जरूरत नहीं है उसको। और सर सेकंड वाले में सेट ऑफ अ पॉलीगॉन विद 2 साइड्स इक्वल। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना। आप सीधा सीधा बोलो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते हैं। आपने इतना बढ़िया यूनिवर्सल सेट दे दिया कि उसके अंदर आप कितने भी तरीके के ट्रायंगल ले आओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोनों जो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स का एक ही आंसर हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, यस बताइए सर। बेटा, सबको क्लियर है? विदुषी, पार्थ, दिवस, दीपांशी, भव्या, Yes, sir. अंशित, अनुभव, क्लियर है? यस सर। चलिए, नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में एक सेट दे रखा है, सेट ए 135, सेट बी है 246, 246, और जो सेट सी दे रखा है, सेट सी है 02468, 02468। तो ये तीन सेट दे रखे हैं मेरे को। अब क्या करें? सर बोलो सर आपकी वीडियो बहुत क्लियर आ रही है। बेटा, हो जाएगी ठीक। वो इधर तो सब प्रॉपर दिखाई दे रहा है, उस तरफ हो सकता है कुछ हो नेटवर्क इशू। अब इन्होंने ना अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, देखिएगा। फर्स्ट पार्ट है 0123456, फाइव। सेकंड है फाइव, फाइव मतलब एम्प्टी सेट। थर्ड है 0123456789110, 0123456789110। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है 1234567 तो इन चारों में से ऐसा कौन सा सेट है जिस सेट में से ये तीनों सेट निकले हुए हों? जैसे 135 है तो 135, 1, 3 और 5 वो इसमें आता है, ठीक है। 246, 246 वो भी इसमें आता है, ठीक है। फिर है 02468, 0246, चलो ये तो आता है, लेकिन 8 नहीं आता है ना। तो 8 इसमें नहीं है। अगर 8 इसमें होता तो मैं इसको ले लेता, तो ये हमारे काम का नहीं है, हटा दो। 5 तो हो ही नहीं सकता, जिस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है उसमें से ये इतने बड़े बड़े सेट कैसे निकलेंगे? तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहला है 135, 135 ये आता है, 135 इसमें से निकला है, ठीक है। फिर 246 ये भी इसमें से निकला है। 02468, 02468 ये भी इसमें से निकला है। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। एक बार चौथा भी चेक कर लेते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि दो दो यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है। तो देखते हैं 135, 135 ठीक है, इसमें से निकला है सेट ए। 246, 246 ठीक है, ये भी इसमें से निकला है। 02468, देखो 2468 तो है लेकिन 0 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। ओनली थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, फिर अगला टॉपिक नोट करेंगे, वेन सर डायग्राम। मुझे एक दो डाउट्स और है। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 1 में प्लेन का मतलब क्या होता है? कौन सा कौन सा? प्लेन का मतलब क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा ये तो लिखा हुआ है ना, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब ये है कि ये प्लेन है। मतलब जैसे हम बात करेंगे एक शीट ऑफ पेपर की, ठीक है। तो प्लेन जो है, प्लेन मतलब ये शीट ऑफ पेपर है। आप ये कहेंगे कि मैं इसमें एक रेक्टेंगल तो बना सकता हूँ, एक रेक्टेंगल तो बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप क्या इसमें क्यूबॉइड बना सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं जी नहीं, क्यूबॉइड तो एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, उसको तो मैं हवा में यानी कि स्पेस में बना सकता हूँ।
मतलब मेरे को तीसरी डायमेंशन चाहिए होगी। जो प्लेन है, प्लेन में हमेशा दो डायमेंशन होती है, एक ही हो गई हॉरिजॉन्टल और एक ही हो गई वर्टिकल। तो इसका मतलब प्लेन की बात अगर करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे फोर्थ पार्ट में दे रखा है x इज अ सर्किल इन द प्लेन डैश x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट है वो उसका सबसेट होगा या नहीं होगा, ये बताओगे? सर नहीं है। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्या है, इन्होंने बोला x इज अ सर्कल इन द प्लेन, मतलब एक प्लेन में अगर एक सर्कल बनाया हमने, कोई भी सर्कल, तो वो सर्कल ऐसा हो सकता है, मान लो इसका रेडियस हो 2, रेडियस इसका मान लो 2 हो, तो क्या ये साइन उल्टा करके नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? हमेशा इधर को ही लिखेंगे। अच्छा, साइन उल्टा करके लिखेंगे तो फिर तो हर कोई किसी का सबसेट बन ही जाएगा, या तो होगा या नहीं होगा, तो उल्टा कर करके लिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए, तो r इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक, तो ये जो r इज इक्वल टू 2 वाला, ये तो बड़ा सर्कल है, ये क्या इस छोटे सर्कल में से निकला होगा? हम कहेंगे नहीं, तो इट इज नॉट अ सबसेट। सेम प्लेन का मतलब ये है कि अगर एक सर्कल को मैं इस व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दूसरा सर्कल भी इसी व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करना है, ये नहीं कि किसी और प्लेन पर आपने ड्रॉ कर दिया। समझ गए? सर बट अगर आर का पहले वाला आ रहा है, अगर उसका रेडियस 0.5 है तो? हाँ, तो वो उसके अंदर लाई करेगा, तो वो उसके अंदर सर लाई करेगा, लेकिन बट फिर सबमिट। हमें फोर्थ पार्ट में ऐसे दिखा तो नहीं है कि रेडियस क्या है, क्या बिल्कुल पता बिल्कुल कम बिल्कुल। होगा। सुनिए, फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में x इज अ सर्कल इन द प्लेन, x इज अ सर्कल इन द प्लेन का मतलब ये है इसमें दुनिया के तमाम सर्कल आ गए, छोटे बड़े हर तरह के सर्कल आ गए। ठीक, और जो आगे लिखा है वो है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट वाला ही सर्कल आएगा और वो एक ही बनेगा। और आप ऐसे 1000 सर्कल बना लो तो भी वो एक जैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि सबका रेडियस 1 यूनिट है। समझ गए? तो इस तरफ तो एक ही सर्कल दे रखा है और इधर दे रखा है x इज अ सर्कल इन द प्लेन। मतलब कितने सर्कल बनेंगे? अनगिनत, इनफाइनाइट सर्कल्स, क्योंकि रेडियस मेंशन नहीं कर रखा। समझ गए? यस हाँ, सर। अगर ये उल्टा दे रखा होता तो हम कहते हैं यस ये सबसेट होता, कि अगर इधर दे रखा होता है x इज अ सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट और इधर दे रखा होता है x इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो वो होता सबसेट। ओके सर, आंसर क्वेश्चन 2 में जैसे वो फॉल्स है तो उसमें हम रीजन क्या लिखेंगे, लाइक कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा वाला? सर फर्स्ट पार्ट फॉल्स है, आप उसका बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये दे रखा है कि AB is not a subset of BCA। तो हम ये कहेंगे कि A, B both। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हुआ, अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ सर, लेट ज्वाइन किया अच्छा थोड़ा अच्छा, सा मैंने। ठीक है ठीक है। A and B both comes out, या both comes out from the set BCA। तो A और B दोनों एलिमेंट्स इसमें से निकलते हैं, तो इसलिए वो उसका सबसेट होगा। तो ये जो नॉट अ सबसेट लिखा हुआ है ये गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है, इस तरीके से आप लैंग्वेज में लिखकर समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ ऐसा ओके नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर्टिकुलर यही स्टेटमेंट लिखना है। जहां ऐसा रूल होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा और बताइए, और किसी को कोई डाउट हो? नहीं? यस सर। यस बोलो। सर, एग्जांपल नंबर 11। 11 एग्जांपल नंबर 11। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। Let A, B and C be three sets if A belongs to B and B is a subset of C. Is it true that A is a subset of C? If not, give an example. चलिए, 11 मैंने करवाया नहीं था क्या? ये मैंने शायद करवाया नहीं, सही कह रहा हूँ।
एग्जांपल नंबर 11 में है that A, B and C be three sets. अब A, B और C ये तीनों के तीनों तीन सेट हैं. If A belongs to B, तो जरा देखिएगा, A एक सेट है तो A को लिख लिया 1, 2, या सिर्फ बोलोगे A के अंदर एक ही एलिमेंट है 1, B के अंदर दो एलिमेंट है, एक तो ऐसे 1 और एक 2. ऐसा आप कहोगे कि आपने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने दे रखा है A belongs to B. A belongs to B का मतलब क्या है कि A जो ये सेट है ना, ये एज इट इज B के अंदर से निकला है. मतलब ये जो A सेट है ये B का एक एलिमेंट है. belongs to का मतलब होता है एलिमेंट. यहाँ लिख रहा हूं मैं बिकॉज A belongs to B. ये बात मेरी समझ में आ गई आपको? Yes, sir. बताइए, अनमोल क्लियर है इतना? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला एंड B इज अ सबसेट ऑफ C. B C का सबसेट है. इसका मतलब आप C को कुछ ऐसा मानो 1, 2 और 3. तो ये दो एलिमेंट्स इसमें से निकले और निकाल कर इसको एक नए कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो B इज अ सबसेट ऑफ C. तो B के दोनों एलिमेंट्स C में से निकले हैं. ठीक है, इसलिए मैंने C को ये मान लिया. लिख रहा हूं बिकॉज B is a subset of C. ये हो गया. Is it true that A is a subset of C? Is it true that A is a subset of C? No, sir. So, No. A उसका सबसेट नहीं होगा. A will not be a subset of C. Rather, A belongs to C. A C को belong तो करता है, क्योंकि C में ये एलिमेंट है 1 विद इन अ कर्ली ब्रैकेट. तो ये एलिमेंट एज इट इज उतार कर रख दिया अगर, तो A उसके अंदर बिलोंग तो करता है, लेकिन वो उसका सबसेट नहीं हो सकता. समझ गए? Sir, but क्यों? वो इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो एलिमेंट है ना 1 विद इन अ कर्ली ब्रैकेट, इसको एज इट इज निकाल कर बाहर रखा. अगर इसके अंदर एक और ब्रैकेट होता तभी तो कहता मैं कि ये उसका सबसेट है. सबसेट होने के लिए क्या होता है कि C का कोई भी एलिमेंट आप निकालो, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट, और उन एलिमेंट्स को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखो. तो A क्या है 1 विद इन अ कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, और C के अंदर लिखा हुआ है 1 विद इन अ कर्ली ब्रैकेट, तो इसको निकाल के मैंने बाहर रखा, लेकिन उसको कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा तब वो सबसेट बनेगा, नहीं तो वो एलिमेंट रहेगा. सर इसका मतलब है A तो वो कॉमा, वो जो कर्ली ब्रैकेट है वो ऑलरेडी एलिमेंट है, बट अगर हम C से सबसेट निकालेंगे तो फिर डबल कर्ली ब्रैकेट तो फिर डबल कर्ली इसलिए. ब्रैकेट होगा. बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर डबल कर्ली ब्रैकेट होगा. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. हाँ जी, बताइए विदुषी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अनुभव बताओ. हाँ जी सर. चलिए जी, और बताओ, और कोई डाउट? no, sir. ठीक है जी, अगला टॉपिक देखते हैं फिर, वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स के साथ साथ मैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स भी देख लूंगा, एक साथ ही समझ में आ जाएंगी दोनों चीज. तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये बोला कि कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं. ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले जो दो कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके बीच में कोई एक कॉमन सब्जेक्ट है या नहीं है, बताओ? Sir, physics, chemistry. Sir, PC. फिजिक्स और केमिस्ट्री. फिजिक्स और केमिस्ट्री ये एक ऐसा, ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं ये कॉमन है दोनों में. तो जब भी कभी कोई दो अलग अलग सेट लेंगे, जैसे हमने बोला कि एक सेट तो उन स्टूडेंट्स का हो गया who have opted for physics, chemistry and maths, और एक सेट उन स्टूडेंट्स का हो गया who have opted for physics, chemistry and bio. तो इन दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं
जो दोनों बच्चे पढ़ेंगे वो होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जब हम कॉमन चीज निकालते हैं कोई दो सेट्स के बीच में तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और अगर ये कहा जाए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चों के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दो तो यूनियन कहते हैं उसको। मतलब अगर मैं ये कहूँ फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेटा ये तो कहलाएगा इंटरसेक्शन, ये तो कहलाएगा इंटरसेक्शन। और अगर मैं बोलूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो तो इसमें क्या है पीसीएम भी आ गया और पीसीबी वाले भी सारे स्टूडेंट्स आ गए। तो अगर दो सेट हैं साइंस वाले बच्चों का तो सारे के सारे साइंस वाले बच्चे इसमें आ गए। दिस इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर दिया सबको, सबको मिला दिया आपने, तो दिस इज कॉल्ड यूनियन। अब फिर ये वेन डायग्राम क्या है वही बताते हैं। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, अगर ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो तो उसको डायग्राम बनाकर समझने का तरीका है। कैसे अभी बताते हैं। ये एक सेट हो गया उन बच्चों का जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। मैं ऐसे लिखूंगा मैथ्स और यहां पर मैं लिख दूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पी और सी। ये सेट बी है, ये वो वाले बच्चे हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, यहां पर मैं लिख दूंगा बी। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि भाई ये जो सेट है ये साइंस वाले बच्चों का सेट बना हुआ है। ये है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे। अब इनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो बच्चे हैं ये इंग्लिश भी पढ़ेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे ये इंग्लिश भी पढ़ेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट है। चार सब्जेक्ट इनके हो गए, चार सब्जेक्ट इनके हो गए। उसके अलावा बचता है फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और आपका फिजियोलॉजी, या फिर एक और भी होता है, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, फाइन आर्ट्स। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आजकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप और क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तो आप इन सेट के बाहर लिखते चले जाएंगे। दैट विल मेक योर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे उनमें। ठीक है, लेकिन ये जो सेट ए है ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ना है, और ये जो सेट बी है ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें चाहे बायो वाले बच्चे हों उनको भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश तो पढ़ना ही है, मैथ्स वाले बच्चे उनको भी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ना है। तो ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं ये तीन सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हो गए। तो मैं ये बोलूंगा कि ए यूनियन बी ये कहलाता है बेटा, यू जो सिंबल होता है ये होता है यूनियन का। यूनियन मतलब टोटल कॉम्बिनेशन। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और बायो, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, तो एक एक बार लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। आप कहोगे कि नहीं भाई पहले तो मैं सेट ए के लिखूंगा सारे पी सी ई एम कोमा पी सी ई बी, तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. ये तो हो गया यूनियन। इसके बाद दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है बेटा इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उल्टा यू बना देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, तो दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, पी सी ई। बताइए थी, क्लियर है? Yes, sir. सर ये जो आपने बाहर से लिखे हैं फिजिकल एजुकेशन और सीएस, तो ये कहाँ पर आएंगे? ये आएंगे यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट को हम लिखते हैं बड़ा यू बनाकर
और नीचे से ऐसे छोटा सा इस तरफ को एक लाइन बना देते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो और आपका मैथ्स और आपका फिजियोलॉजी और फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी और न जाने क्या क्या, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए, क्योंकि क्या है, वो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं। तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो किसके अंदर आ गए, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखना बड़े इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इन क्वेश्चंस में आपको। ये पेज नंबर 14 पर एग्जांपल नंबर 12 है। पेज नंबर 14 एग्जांपल नंबर 12। अंशित, तुम्हारे यहाँ पर क्या चल रहा है मैथ्स में? सर यही आज भी यही कराया था। अच्छा, खत्म कर दिया ये? नहीं अभी हमें कराया था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अच्छा अच्छा, सर एक बार यूनियन और यूनियन का मतलब बता दो। अब वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। अभी देखना एग्जांपल नंबर 12 देखो, पेज नंबर 14। यूनियन का मतलब होता है कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक जगह लिख दिया जाता है, तो वो यूनियन हो गया टोटल। ठीक है, देखो कैसे। एग्जांपल नंबर 12, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया था ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यूनियन का ही है। लेट a इज इक्वल टू 2 4 6 8। एक सेट ए दे रखा है 2 4 6 8 और एक दूसरा सेट दे रखा है, ये है 6 8 10 12। 6 8 10 12। अब वो पूछ रहे हैं कि आप ए यूनियन बी बताओ। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? अगर दोनों में कोई सेट दो बार कोई एलिमेंट दो बार आ रहा हो तो उसको दो बार नहीं लिखना है, उसको एक बार लिखना है, और सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए दोनों सेट्स के। तो देखते हैं जी, पहला इसमें देखो 2, तो 2 आ गया। फिर 4, 4 इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं, 4 आ गया। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका 6 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला 6 लिख दिया। फिर 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसका 8 लिख दिया। फिर 10 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 10 लिखो और 12 लिखो। दिस इज कॉल्ड यूनियन। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लक्ष्य क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। एक सेट दे रखा है, ए है ए ई आई ओ यू, कैपिटल ए दे रखा है ए ई आई ओ यू, सारे वॉवल्स। और एक दूसरा सेट दे रखा है सेट बी, ये है ए आई यू, ए आई यू, ये दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको शो करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। प्रूव करिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब इस तरह से देखना जरा, जब मैं ए यूनियन बी की बात करूंगा तो मैं ए का एक एक एलिमेंट चेक करता चला जाऊंगा। पहले देखो ए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, इसे काट दो, लिख दो ए। फिर ई इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो ई लिख देंगे। फिर आई इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो काट दो, आई लिख दिया। ओ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी लिखूंगा। यू इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे, तो लिख दिया यू। तो जब मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, तो यानी कि इसके और इसके सारे एलिमेंट्स एक एक बार कवर हो जाने चाहिए। तो ए ई आई ओ यू और दिस इज इक्वल टू ए ओनली, ये ए के ही बराबर है। हैंड्स प्रूफ। बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 14 में रखा है हमको। सर बोलो। इस एग्जांपल में हम ये बोल सकते हैं दैट कि बोलो बोलो, A and is a subset of A। दोबारा बोलना, आवाज ना कट गई थी। सर इसमें हम ये बोल सकते हैं कि B is a subset of A and B belongs to A।
हम ये लिख सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A, बिलोंग्स टू नहीं लिख सकते। बिलोंग्स टू का मतलब तो ये है कि A, I और U ये विद ब्रैकेट इसके अंदर होते मौजूद, तब लिखता बिलोंग्स टू। हमने 3 एलिमेंट्स निकाले A, I और U निकाला और निकाल कर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तीनों को, तो इसका मतलब ये उसका सबसेट है, B A का सबसेट है। ओके सर। ठीक है, चलो जी अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये A यूनियन B है, अगर A इंटरसेक्शन B पूछा जाता तो क्या होता? सर AI A I और U। A I U, A कॉमा I कॉमा U, ये हो गया। 14 देखते हैं। लेट X इज इक्वल टू राम, गीता और अकबर। राम, गीता के अकबर कहाँ से आ गए? सुपर सेट का भी कोई साइन होता है? इसका सुपर सेट का? सुपर सेट का नहीं, उसका कोई साइन नहीं होता। ओके सर। सर सुपर सेट क्या होता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि सुपर सेट होता क्या है ये। भाई सुपर सेट क्या होता है, कहाँ सुन लिया तुमने ये? सर हमारी मैम कह रही थी जैसे अगर जैसे हम लिखते हैं कि A इज अ सबसेट, B इज अ सबसेट ऑफ A, तो हम ये लिखेंगे A इज अ सुपर सेट ऑफ B। अच्छा चलो, होता होगा भाई अगर वो कह रही है तो, लेकिन उसका कोई साइन नहीं होता। ओके सर। हाँ, राम, गीता और अकबर फिर है राम, गीता और अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ये तीनों बच्चे जो हैं ये स्कूल की हॉकी टीम में हैं। लेट वाई इज इक्वल टू गीता, डेविड, अशोक। गीता, डेविड और अशोक ये 3 बच्चे हैं वाई सेट में। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। ये बच्चे स्कूल की फुटबॉल टीम में हैं। वो बोल रहे हैं कि फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। इंटरप्रेट का मतलब है कि सेट के बारे में कुछ बताइए कि आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। अभी देखते हैं, जैसे एक्स यूनियन वाई है तो एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या हो गया? राम इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है तो लिखेंगे राम। गीता इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। राम, गीता, अकबर, डेविड और अशोक। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं इस सेट की बात करूं, ठीक, अगर मैं सिर्फ एक्स सेट की बात करता हूं तो एक्स सेट में मैं ये कहूंगा कि इसमें जो 3 स्टूडेंट्स हैं ये केवल और केवल हॉकी खेलते हैं। अगर मैं वाई की बात करूं तो गीता, डेविड और अशोक, तो मैं ये बोलूंगा कि इस सेट में जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन अगर एक्स यूनियन वाई की बात करी, यानी कि मैंने दोनों को कंबाइन कर डाला, तो दोनों को कंबाइन कर डाला तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पांचों स्टूडेंट्स हैं दे आइदर प्ले फुटबॉल और प्ले हॉकी। मतलब मैं श्योर नहीं कह सकता कि इसमें कौन फुटबॉल प्लेयर है और कौन हॉकी प्लेयर है और कौन ऐसा प्लेयर है जो दोनों गेम्स खेल लेता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यूनियन का मतलब होता है और मतलब आइदर और, मतलब राम प्ले आइदर हॉकी और फुटबॉल, गीता प्ले आइदर हॉकी और फुटबॉल। मतलब मैं श्योर नहीं होता कभी भी यूनियन के बारे में, मैं श्योर नहीं होता कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा गेम खेलेगा। यूनियन के बारे में मैं ये श्योर नहीं होगा AEIOU के कौन सा एलिमेंट ए का है कौन सा एलिमेंट बी का है। जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं, अब सबका कॉम्बिनेशन है। सभी को समझ में आ गया? यस सर। सर बट अगर हमें एक्स एंड वाई पता है तब तो हम बता सकते हैं ना कि कौन फुटबॉल अब अगर खेलता है। सेट अलग अलग मालूम है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जब मैंने यूनियन कर दिया तो यूनियन में मैं इतना कह सकता हूँ कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो या तो सेट एक्स के हैं या फिर सेट वाई के हैं। अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक्स वाले बच्चे कौन है जो हॉकी खेलते हैं, वाई वाले बच्चे कौन है जो फुटबॉल खेलते हैं, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेट एक्स यूनियन वाई
कैन आइदर प्ले फुटबॉल और प्ले हॉकी, या तो वो फुटबॉल खेलते हैं या फिर वो हॉकी खेलते हैं। समझ गए? यस तो हम ये कहेंगे कि दिस सेट represents all those students who play either hockey or football, ठीक है? अब जरा काम करते हैं इसका उल्टा, x इंटरसेक्शन y। तो बेटा ये जो यूनियन है ना, अपने समझने के लिए यहाँ बाजू में लिख लो और, ये और वाला खेल है कि या तो मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगा, मतलब मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या करूंगा, तो ये तो और वाला हो गया यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है बताओ? गीता गीता कॉमन है, ये हो गया एंड। इसका मतलब क्या है? गीता प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, मतलब ये श्योर है कि ये जो लड़की है ये हॉकी भी खेलेगी और ये फुटबॉल भी खेलेगी, ये दोनों गेम इसको खेलने आते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कोई हॉकी प्लेयर हो सकता है कोई फुटबॉल प्लेयर। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड का मतलब ये है कि आई विल ईट एप्पल एंड बनाना, इसका मतलब मैं एप्पल भी खाऊंगा और मैं बनाना भी खाऊंगा। और का मतलब है आई विल ईट आइदर एप्पल और बनाना, या तो मैं एप्पल खाऊंगा या फिर मैं बनाना खाऊंगा। बनाना खा लिया तो एप्पल नहीं खाऊंगा, एप्पल खा लिया तो बनाना नहीं खाऊंगा। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर यहाँ पे इन्होंने कहा कि सेट को इंटरप्रेट करो, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो लाइक हमारा यूनियन सेट आया वो यूनिवर्सल सेट भी है। ना 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 ना, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं अभी इस बारे में। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें क्रिकेट प्लेयर्स भी हो, स्कूल में 11th क्लास में कुछ क्रिकेट प्लेयर्स भी हो, तो उनके बारे में इन्होंने बताया नहीं। जब भी कभी यूनिवर्सल सेट होगा वो मेंशन करेंगे, जब भी कभी यूनिवर्सल सेट होगा तो वो मेंशन करेंगे उस क्वेश्चन में। सर तो हम ऐसे भी लग अगर क्रिकेट होंगे वो तभी तो गेम्स या स्पोर्ट्स ही खेल रहा है। वो तो मान लिया, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हमको उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए ये पहले से ही बोला जाता लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द गेम्स, तो तब तो मैं कह सकता था उस बात को, लेकिन वो भी कुछ मेंशन नहीं कर रखा। तो याद रखना, यूनिवर्सल सेट का पंगा जबरदस्ती मत लेना कभी भी, जब तक वो मेंशन ना कर रखा हो क्वेश्चन। समझ गए? तो जैसे ओके दो सर। सेट दे रखे हैं, तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करिए, बस उसी की बात करो। यूनिवर्सल सेट में उसमें मत चले जाना, अपने आप मत जाना। ठीक है? ओके सर। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये इंटरसेक्शन का ही है, एग्जांपल नंबर 15 और एग्जांपल नंबर 16 और एग्जांपल नंबर 17। 15 16 17 ये कर लोगे आप अपने आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में, जबकि इनमें 15 और 16 तो यही सेम है, कि इन्होंने इसका ए इंटरसेक्शन भी इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में निकालने के लिए, एग्जांपल 15 में, सॉरी इसका 12 का ए इंटरसेक्शन भी, और 16 में बोला है एग्जांपल नंबर 14 के बारे में कि इसका इंटरसेक्शन निकालो। और 17 आप अपने आप करना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन इसकी अभी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं। जैसे अगर मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करता हूँ, तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा? मान लीजिए मैंने ये कहा कि मुझे a माइनस बी निकालना है, कोई दो सेट दे रखे हैं a और b। आपने ये देखा होगा कि कभी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पर देखा होगा कि कभी आपने किसी शॉप पर देखा हो या कहीं पर कोई टायर वगैरह मिलते हो ना, जैसे गाड़ी के या बाइक्स वगैरह के टायर होते हैं, वहां पर आपने बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखा होगा MRF।
और नीचे लिखा हुआ देखा होगा एक्सक्लूसिव शोरूम। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, वहां एमआरएफ का ही टायर मिलेगा और किसी कंपनी का टायर नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? एक्सक्लूसिव शोरूम का मतलब ये है कि वहां पर सिर्फ एक कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। दूसरी जगह आपने कई जगह देखा होगा लिखा रहता है, अगर नहीं देखा हो तो आगे जब भी कभी सिचुएशंस नॉर्मल होगी तो देखना, कई शॉप्स पर बाहर लिखा रहता है MBO या फिर मल्टी ब्रांड आउटलेट। मल्टी ब्रांड आउटलेट का मतलब क्या है कि वहां आप जाएंगे, आपको वहां सोनी का टीवी भी मिलेगा, सैमसंग का मिलेगा, LG का मिलेगा, ठीक है, सारी कंपनीज के टीवी मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं पर सोनी लिखा हुआ है और नीचे लिखा है एक्सक्लूसिव शोरूम, तो सिर्फ सोनी का प्रोडक्ट मिलेगा और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मैं आ रहा हूँ डिफरेंस ऑफ सेट्स पर और बताता हूँ कि ये एग्जांपल आपको क्यों दिया गया। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है A इज इक्वल टू, मान लो दे रखा है 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू दे रखा है मान लीजिए 4 5 6 7। वेन डायग्राम बना लो। वन टू थ्री और यहाँ बीच में लिख दो 4। मैं बीच में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि A में भी 4 है और B में भी 4 है, तो ये इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट बीच में लिखा जाता है। 5 6 7 ये हो गया, ये हो गया हमारा सेट A, ये हो गया सेट B। अब मुझसे बोला जाए कि A इंटरसेक्शन आप बता दोगे, 4 हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि A यूनियन B बताना है तो आप सारे एलिमेंट्स बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने सब बता दिया। लेकिन अगर आपसे बोला जाए A माइनस बी निकालो, तो बेटा A माइनस बी का मतलब है कि उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली A, एक्सक्लूसिवली A। मतलब ये एक एक्सक्लूसिव शोरूम होगा, यहाँ पर सिर्फ A के एलिमेंट्स रखे जाएंगे, B का कोई एलिमेंट हो या कोई ऐसा एलिमेंट हो जो A और B में कॉमन हो, वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो A वाले एलिमेंट्स हैं वो। तो A माइनस बी का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ A लेना है मुझे, जरा सा भी अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको भी हटा दो, केवल और केवल जो A सेट वाला है वो। तो 1 2 3 ये हो गया 1 2 3। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया? दिवस, अनुभव, सर खुशी, पार्थ, दीपांशी, बताइए सभी को क्लियर है? अंशित, यस सर। Yes, sir. चलिए जी, भव्या क्लियर है? यस सर। अब इसको ना एक तरीके से और बताया जाता है, A माइनस बी को लिखने का एक तरीका और समझने का एक तरीका ये है कि अगर मान लीजिए दो ही सेट दे रखे हैं और A माइनस बी पूछा जाए, तो इसको ना बेटा ऐसे भी लिखते हैं कि A माइनस A इंटरसेक्शन B। मतलब ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा नहीं सोचना, क्या करना है कि A में से केवल और केवल जो A और B का कॉमन एलिमेंट आ रहा है ना, बस उसको गायब कर दो। तो A में क्या था 1 2 3 4, तो कॉमन एलिमेंट क्या था 4, तो बस 4 को हटा दो। ठीक है, तो इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि A में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कौन सा एलिमेंट जो A और B में कॉमन है। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. और अगर Yes, सोचो इसी में आपसे पूछ लिया जाए B माइनस A, तो क्या लिखोगे? 5 6 7. बहुत बढ़िया, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगर आपसे B माइनस A बोल दिया जाए तो आप लिखेंगे 5 6 7। ठीक है, इसके बाद देखो जी, मैं पूरी एक्सरसाइज 1.4 छोड़ रहा हूँ, 1.4 के डाउट्स लूंगा कल शाम को 5:30 बजे। उसके बाद 1.5 का भी मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट क्या है, वो भी आप करोगे, उसके डाउट्स भी कल शाम को लूंगा। देखिए, बेहद आसान है। अब तक मुझे किसी भी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट मेंशन नहीं होता था, तो मैं जबरदस्ती खुद से कुछ पंगा भी नहीं लूंगा। लेकिन जब यूनिवर्सल सेट मेंशन होगा तो तब एक नया फंडा निकल कर आएगा, वो बताता हूँ क्या है। बेटा ये मिटा दूं? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर,
हाँ जी बताइए। सर ये जो a माइनस बी है, फिर इसकी जो थर्ड लाइन है a माइनस इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, वो क्या है? ये a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यस सर। ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला एलिमेंट हटा दो, बस शॉर्टकट है ये इसका। ये आपको वेन डायग्राम बनाने की या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ए माइनस बी बोला तो ए माइनस बी का मतलब देयर विल बी टू सेट्स, ए और बी की बात हो रही है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला हटा दीजिए बस। तो ए दे रखा है 1 2 3 4, तो दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 हटा दो बस, ठीक है। तो a माइनस b का आंसर 1 2 3। 1 2 3 ऐसे बी माइनस ए का 5 6 7, इसमें से ए और बी का इंटरसेक्शन हटा दिया। ओके सर। इसके बाद देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये 2 मिनट का टॉपिक है, इस पर इन्होंने पूरी एक्सरसाइज दे रखी है आगे की, अभी समझ जाओगे आप। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और एक सेट दे रखा है 8 1 2 3 4 और एक सेट दे रखा है B 4 5 6 7, तो बोल रहे कॉम्प्लीमेंट है ना, मतलब अब ये यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 में से ही 1 2 3 4 निकला, 1 2 3 4 5 6 7 में से ही 4 5 6 7 निकला, तो यूनिवर्सल सेट, इसमें से ये दोनों सेट निकल कर आए, ठीक है। अब हमसे ये बोला जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए डैश है, और ए डैश का मतलब ये होता है कि ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 हटा दो, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के चारों एलिमेंट हटा दो, 4 5 6 7 हटा दो, क्या बचा 1 2 3, बता दीजिए समझ में आ गया? यस सर। कुछ Yes, भी sir. इसमें, इसके ऊपर इन्होंने पूरी एक्सरसाइज दे रखी है। और देखिएगा आप ये कहोगे फिर इतने सारे क्वेश्चन कैसे बन गए जब ये इतना आसान है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐड ऑन कर दी हैं, कैसे वो बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे फिर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। ए यूनियन बी क्या, ए और बी के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 इसका कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से ये सातों एलिमेंट हटा दो, अरे यूनिवर्सल सेट में ये सातों एलिमेंट ही और कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5। 5, बिल्कुल सही, एम्प्टी सेट। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब और देखिए, अब ये आपसे ये पूछेंगे कि आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ए और बी में कॉमन क्या 4, 4 का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से 4 गायब कर दो, बाकी सब कुछ लिख दो, 1 2 3 5 6 7, समझ गए? Yes, sir. इसी तरीके से ये आपसे पूछेंगे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर पूछेंगे बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ऐसे ही इन्होंने 6-7 क्वेश्चन बना रखे हैं, कर लेंगे अपने आप। मतलब सर हमें यूनिवर्सल सेट दिया होगा। यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा, यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा। देखिए कहाँ आप लोगों के लिए ज्यादा है, 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के हैं और 12 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.4 के, ठीक है, तो ट्राई करिए। बाकी बच्चों को ज्यादा टाइम मैं दे सकता हूँ, लेकिन अनुभव और दिवस तुम्हारा परसों पेपर है, तो तुम ये 2 एक्सरसाइज निपटाओ, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो डाउट्स हो वो मेरे से पूछना, बाकी बच्चे भी अगर साथ साथ कर लेते हैं कल शाम तक तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। यस Yes. सर। Yes, sir. ये अभी लेकर बैठ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, अभी लेकर बैठ जाओ, अभी निपटा दोगे, और अगर लगता है कि नहीं सुबह उठकर करना है, सुबह उठकर कर लेना, ठीक है।
वीडियो भेज दूंगा, लगभग 1 घंटा लगेगा, अभी वीडियो प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो 1 घंटे बाद वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो कहीं पर अटको तो वीडियो देख लेना। ओके सर। चलिए जी, ओके। नमस्ते सर।